चोल साम्राज्य की कला, वाह। पत्थर में तराशी हुई शान और कांसे में ढली खूबसूरती। मतलब 1000 साल बाद भी ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पर सवाल तो ये है कि आखिर एक प्राचीन साम्राज्य ने इतनी इतनी कमाल की कला बनाई कैसे। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत के लिए हम चलते हैं सीधे 1000 साल पुराने एक अजूबे के पास, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। अब देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो दक्षिण भारतीय वास्तुकला का कह सकते हैं कि एक मास्टरपीस है। और सबसे बड़ी बात, राजा राजराज प्रथम ने इसे लगभग 1010 ईस्वी में बनवाया, और वो भी सिर्फ 6 सालों में। जरा सोचिए, उस जमाने की इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्किल्स का क्या लेवल रहा होगा। और अब आते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य पर। इसका शिखरम, मतलब जो मंदिर का ताज है ना, वो 81 टन के ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से बना है। 81 टन! एक बार सोचकर देखिए, 1000 साल पहले बिना किसी क्रेन, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने भारी पत्थर को 200 फीट ऊपर कैसे रखा गया होगा। और तो और मजे की बात यह है कि आसपास मीलों तक ग्रेनाइट की कोई खदान भी नहीं है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, ये हुआ तो हुआ कैसे। देखिए, इस एक चमत्कार को समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा। हमें उस साम्राज्य की ताकत और उसके सिस्टम को समझना होगा जिसने इसे मुमकिन बनाया। तो चलिए अब बात करते हैं उस पॉलिटिकल पावर की जिसने इस कला को जन्म दिया। ये कहानी है चोल राजाओं की, कि कैसे वो एक छोटे से कबीले से उठकर एक बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक बन गए। देखिए, 7वीं शताब्दी का सीन कुछ ऐसा था कि हर जगह शक्तिशाली योद्धा सरदार थे जिन्हें सामंत कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे, ये बड़े राजाओं के अंडर काम करते थे, उन्हें मिलिट्री सपोर्ट देते थे, गिफ्ट्स देते थे, एक तरह से उनके वफादार थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। यह सामंत हमेशा वफादार नहीं रहना चाहते थे। जैसे जैसे उनकी ताकत और पैसा बढ़ता, वो खुद को महासामंत जैसी बड़ी उपाधियां देने लगते, और फिर जैसे ही सही मौका मिलता, वो अपने ही राजा को हटाकर खुद को आजाद घोषित कर देते। ये उस जमाने में पावर में आने का एक सेट फॉर्मूला बन गया था, समझ लीजिए। और चोलों की कहानी, वो भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर शुरू हुई। शुरुआत में वो कांचीपुरम के पावरफुल पल्लव राजाओं के अंडर काम करने वाले एक छोटे से सामंत परिवार थे, उरैयूर से। लेकिन उनके सपने वो बहुत बड़े थे। तो 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल ने पहला बड़ा मूव लिया। उन्होंने कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया और वहीं तंजावुर शहर बसाया। बस फिर क्या था, उनके बाद आने वालों ने पांड्या और पल्लव जैसे बड़े बड़े राज्यों को हराना शुरू कर दिया। और फिर आए असली गेम चेंजर्स, राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। इनके टाइम में तो चोल साम्राज्य की ताकत सिर्फ दक्षिण भारत तक ही नहीं रुकी, बल्कि उनकी जबरदस्त नेवी ने दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना दबदबा बना लिया। तो इतना बड़ा साम्राज्य, इतने बड़े बड़े मंदिर, इन सबके लिए पैसा कहां से आ रहा था? इसका जवाब छिपा है साम्राज्य के इकोनॉमिक इंजन में। चोलों की दौलत का सबसे बड़ा राज था कावेरी नदी का डेल्टा। ये इलाका किसी सोने की खान से कम नहीं था। नदी हर साल अपने साथ इतनी उपजाऊ मिट्टी लाती थी कि खेती जबरदस्त होती थी। और इसी एग्रीकल्चरल बूम ने चोल साम्राज्य की किस्मत बदल दी। चोलों ने जमीन की कीमत को समझा। उन्होंने जंगल साफ करके खेती लायक जमीन बढ़ाई, बाढ़ रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए, नहरों का तो ऐसा नेटवर्क बिछाया कि पानी हर खेत तक पहुंचे। इतना ही नहीं, बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े तालाब और कुएं खुदवाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि कई इलाकों में साल में एक नहीं बल्कि 2-2 फसलें उगने लगीं। अब इतनी खेती से जो पैसा आ रहा था, उसे एक बहुत ही सोचे समझे टैक्स सिस्टम के जरिए शाही खजाने में पहुंचाया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि चोलों के पास 400 से भी ज्यादा तरह के टैक्स थे। सोचिए, इनमें से 2 सबसे जरूरी थे। एक था वेटी, जिसमें कैश की जगह जबरदस्ती काम करवाया जाता था, और दूसरा था कदमाई, जो सीधा जमीन पर लगने वाला टैक्स था। और ये जो सारा पैसा जमा होता था, वो जाता कहां था? वो वापस उन्हीं शानदार मंदिरों को बनाने और चलाने में लगता था जो चोल समाज का सेंटर पॉइंट थे। पर एक मिनट, ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी। नहीं, ये तो चोल समाज का न्यूक्लियस थे, इनका धड़कता हुआ दिल थे। इन्हीं के चारों ओर पूरे के पूरे शहर और बाजार आबाद होते थे। होता ये था कि राजा इन मंदिरों को जमीनें दान में देते थे,
जिससे इनकी अपनी इनकम होती थी, और इसी पैसे से पुजारी, माला बनाने वाले, बावर्ची, संगीतकार, डांसर, इन सब का खर्च चलता था। मतलब ये मंदिर अपने आप में एक इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल हब बन गए थे। और हाँ, यहीं पर सबसे बेहतरीन क्राफ्ट्स को भी बढ़ावा मिलता था। और इसी क्राफ्ट्स की बात करें तो यहीं से जन्म हुआ चोलों की दूसरी सबसे बड़ी कला का, उनकी शानदार कांस्य की मूर्तियां। आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन मूर्तियों में इनकी गिनती होती है, और इनमें भी सबसे खास हैं नटराज की मूर्तियां, यानी नाचते हुए शिव। इनमें जो गति है, जो ऊर्जा है, जो दिव्यता है, वो कमाल है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड के बनने और मिटने की कहानी कहती है। तो अब जब हम इन मंदिरों को देखते हैं तो वो सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं लगती। अब हम उन्हें एक ताकतवर और खुशहाल सभ्यता की निशानी के तौर पर देख सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये कला रुकी नहीं, बल्कि वक्त के साथ और भी बेहतर होती गई। एक तरफ राजराज प्रथम का तंजावुर मंदिर है, जिसकी सीधी और मजबूत लाइनें ताकत और शान दिखाती हैं, तो दूसरी तरफ उनके बेटे राजेंद्र प्रथम का बनाया गंगईकोंड चोरपुरम मंदिर, जिसमें आपको खूबसूरत कर्व्स देखने को मिलेंगे, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। ये स्टाइल ये एक सदी से भी ज्यादा समय तक फलता फूलता रहा। बाद के राजाओं जैसे राजराज द्वितीय ने ऐरावतेश्वर मंदिर बनवाया। अरे उसके पत्थर के खंभों पर जो नक्काशी है वो तो बस देखते ही बनती है। उसका जो सामने का हॉल है वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा रथ हो जिसे घोड़े खींच रहे हैं। और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा, कुलोतुंग तृतीय के बनाए कंपाहेश्वरार मंदिर तक। ये सब चोल कला की उस महान विरासत का सबूत हैं जो आज भी हमें इंस्पायर करती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, किसी भी साम्राज्य की कला हमें उसकी असल प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताती है? अगर हम चोलों को देखें तो पत्थर और कांसे में गढ़ी उनकी विरासत एक ऐसे समाज की कहानी कहती है जिसने ताकत, विश्वास और खूबसूरती को एक साथ मिलाकर खुद को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया।